तो ये वीडियो है उन जेईई 2021 एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जेईई एडवांस 2021 की तैयारी पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर वो फोकस कर रहे हों जेईई मेन सेशन 4 पर और साथ में चाह रहे हों कि इस समय को जेईई एडवांस की तैयारी के लिए भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ऐसे में इस समय में, इस बचे हुए समय में क्या करना चाहिए, बेस्ट चीज़ें क्या हैं करने को, और बेस्ट सोर्सेज क्या हैं जिनसे हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, थ्योरी करनी चाहिए, सारी चीज़ें इसको हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप जेईई एडवांस्ड को टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि जेईई मेन 3 या 4 में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, या फिर वो पार्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, आपका स्कोर ऑलरेडी जो भी क्वालिफाइंग स्कोर है उससे ज़्यादा होगा, है ना, जेईई मेन के अंदर। तो अब यहाँ से मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आपकी तैयारी थोड़े बहुत लेवल पे तो है, कि सिलेबस आपका काइंड ऑफ कंप्लीटेड है ना, या फिर जितना भी कंप्लीटेड है 60-70% वो ढंग से कंप्लीटेड है ना, थोड़ा सा ढंग से, है ना, कि हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, राइट। तो इन 2 महीनों को कैसे यूज़ करें, है ना। तो पहली बात तो हमने देख लिया कि क्या क्या प्रीरिक्विसाइट है ना। मेंस का अपना अपना जो है अच्छा सा स्कोर होना चाहिए, है ना। और अगर आपका स्कोर बिल्कुल ऐसा है कि 95 पार है, 94 पार है, तो बिल्कुल आप जेईई एडवांस पे बिल्कुल डायरेक्टली फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या एक्शंस हमें करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। चेकलिस्ट देखते हैं क्या है अपनी। चेकलिस्ट ये है कि सबसे पहले इंश्योर करें कि हर चैप्टर के अंदर एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं वो अपने कवर हो जाएं, क्योंकि जेईई एडवांस में भी ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मुश्किल आएँ, है ना। 20 से 30% क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं, ईजी कैटेगरी में मैं उनको डालूंगा, है ना। यानी कि मैं उनको मानूंगा कि वो जेईई मेन काइंड ऑफ ही है ना। तो उन क्वेश्चंस को ना छोड़ें, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हो सकता है आपके ऐसे हों जो कि आपके पूरी तरह से कंप्लीटेड नहीं है, पूरा आपने उनको मास्टर नहीं किया है। तो उन चैप्टर्स के लिए आप जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें पहले इंश्योर कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आसान क्वेश्चन है वो हमसे ना छूटे, क्योंकि आसान क्वेश्चन छूटना ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि किसी और ने तो वो कर लिया होगा, आपने नहीं किया होगा, आप रैंक में पीछे चले जाओगे अगर आपने आसान क्वेश्चन छोड़ दिया। तो जो आसान क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए किसी भी चैप्टर का। तो सपोज़ कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि आपने नहीं किए हैं, तो उनको थोड़ा सा कर लो, इतना कर लो कि उनके बेसिक क्वेश्चंस हो पाएँ, है ना। इतना करना बनता है, और इससे क्या होगा कि मेंस की तैयारी पे भी कोई डैमेज नहीं होगा, है ना। तो जब मैं बोलता हूँ जेईई एडवांस, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एडवांस लेवल होगा, है ना। आप अपने दिन का 30% टाइम एटलीस्ट दो सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट बेसिक्स बेसिक्स कंप्लीट करने में। और अभी इन 2 महीनों में, है ना, अभी 2 महीने हम अजूम कर रहे हैं, डेट्स कुछ भी हो सकती हैं, है ना, डेट्स डिले भी हो सकती हैं। तो 2 महीने हम अजूम कर रहे हैं, हम कुछ तो अजूम करेंगे ना, है ना। तो अब यहाँ पर इस बचे हुए समय में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, 30% आप दिन का दे रहे हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। या जो भी है 20-30%, 20 का 30 हो जाए, 30 का 20 हो जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन थोड़ा समय दे रहे हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो बचा हुआ समय है वो अपन ने एडवांस्ड फोकस्ड, ठीक है। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि जो बेसिक 20-30% समय हम दे रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। उसमें हम रिविजन कर रहे हैं उन चैप्टर्स का जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमें आते हैं अच्छे से, और मोस्ट प्रोबेबली हमने उनके नोट्स बना लिए हैं। तो नोट्स का हम रिविजन करेंगे, और उनके जो जेईई मेन वाले क्वेश्चंस हैं वो हम लगाएंगे, या फिर जेईई एडवांस के अंदर भी जो उनके आसान वाले क्वेश्चन आए हैं वो हम करेंगे। सपोज़ कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा आपने, तो जस्ट आप उसको नॉर्मल बुक से फॉलो कर सकते हो, है ना। लेकिन कोशिश करो कि आप उसमें 1 डेढ़ 2 घंटे से ज़्यादा ना दो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो अगर वो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट की कैटेगरी में आता है ना। हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट नाम की चीज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ होती है ना। ये टीएससी की कम्युनिटी पोस्ट में कई बार डाला जा चुका है ना। और एक बार फिर डाल देंगे, है ना, ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट जैसे भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको करने में आपको हाई वेटेज का फ़ायदा मिलता है, और कम एफर्ट आपको लगाना होता है उन चैप्टर्स को करने में, राइट। ऐसे जे एडवांस के लिए भी होते हैं। अब यहाँ पे आपने 20-30% में ये कर लिया, रेस्ट 70-80% में आप क्या करोगे, एडवांस की तैयारी पे कैसे काम करोगे आप। उसके लिए पहली बात तो ये देखो कि जेईई एडवांस्ड के सिलेबस पर स्टिक रहना है। एडवांस लेवल उस चैप्टर को नहीं ले जाना है जो कि जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। जी हाँ, ऐसे चैप्टर्स आपकी कोचिंग में कराए होंगे जो कि जेईई एडवांस के सिलेबस में होते भी नहीं हैं, या फिर बहुत कम आते हैं।
तो जो बहुत कम आते हैं उन्हें भी इग्नोर कर सकते हो, और जो सिलेबस में है ही नहीं उनको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। आपको पता नहीं है सिलेबस में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, आपको करने में दिक्कत होती हैं, और आप पाओगे कि वो सिलेबस में है भी नहीं। कोचिंग वाले खामखा कराते हैं, टेस्ट में खामखा वो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, और ये सारी चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। जस्ट आप ये कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो 20-30% एफर्ट वेस्ट करते हो वो यहीं बच जाएगा। यानी कि आप 20-30% और एफिशिएंट हो गए इधर। समझ रहे हो? सिर्फ जस्ट इतना करने से, सिलेबस पे और पास्ट ईयर्स पे स्टिक रहने से आपको इतना फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है? तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है? हवा में ना उड़ें, है ना? अब पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें? जिन जिन चैप्टर्स को पढ़ना है जो सिलेबस में है, पहली बात तो अपने ना नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स कैसे? ऐसे नोट्स जो कि जेईई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से हैं। भैया हमारे तो नोट्स हैं जेईई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से, नहीं है, इस बात को समझो। जेईई एडवांस में जिस तरह से दे रखा है, जैसे टाइटल है जेईई एडवांस में सिलेबस का, जैसे कि इस तरह का कि मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर लिखे हैं टॉपिक्स, तो ऐसा होना चाहिए। तो मैकेनिक्स के अंदर जो टॉपिक्स लिखे हैं उन टॉपिक्स में एक टॉपिक के लिए एक पेज छोड़ दो, फिर एक टॉपिक के लिए एक पेज छोड़ दो, फिर एक टॉपिक के लिए एक पेज छोड़ दो। इस तरह से अपनी कॉपी अरेंज कर लो। ठीक है? फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों चीज़ों की। ठीक है? अब यहाँ पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेन नोट्स हैं वो लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स या बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट्स वो आपको लिखने हैं, चाहे वो ऑब्वियस क्यों ना हो। ठीक है? फिर उससे रिलेटेड आपको तैयारी उस पेज पे लिखनी है कि आपकी कितनी हुई है। तो आपको सिलेबस ट्रैक करना होगा अपना। ठीक है? ये चीज़ हो गई। और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको लगता है, कोई क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है लिखने को, तो वहाँ लिखो। तो इस तरह से क्या होगा कि जेईई एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। क्योंकि जब आप बोलते हो ना जेईई एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई, इसका मतलब ये नहीं होता टफ क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है कि जेईई एडवांस में जो आता है वो हम पढ़ रहे हैं, उस तरह से पढ़ रहे हैं जिस तरह से एडवांस में आता है। तो पहली बात तो सिलेबस को इतने रिलीजियसली फॉलो करना है आपको कि उन सिलेबस के हिसाब से, उन सिलेबस में जो एक टॉपिक दे रखा है उसके अपने एक एक पेज छोड़ के नोट्स बना रखे हैं। ठीक है? उसके अंदर हमने क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1 कि क्या क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, क्या क्या बेसिक थ्योरी है, वो लिख दिया शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। ठीक है? और उसके नीचे लिख दिया कि हमारी कितनी तैयारी है, स्टेटस क्या चल रहा है अभी, कितनी हो गई तैयारी, या क्या क्या टारगेट है इसका। ये भी आप लिख सकते हो कि इसको मेरे को इस बुक से करना है। ठीक है? ऐसे हो गया। फिर उसमें आप ये लिखो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपकी जो कि आपने किसी क्वेश्चन में सीखी, है ना? कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया था, आपने सॉल्यूशन देखा, सीखा, और वो इस टॉपिक को बिलोंग करता है, आप उसमें डाल दो। ठीक है? कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया किसी टेस्ट में, उसमें से आपको कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग लगी, आप इसमें डाल दो। समझ रहे हो ना? फिर जब आप रिवाइज़ करोगे तो बिल्कुल जी एडवांस के सिलेबस के हिसाब से एज़ इट इज़ रिवाइज़ होगा। राइट? और उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, ऊपर जो फॉर्मूले आपने लिख रखे हैं उनमें से कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं एक्चुअली, वो आप लिखो। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एग्जैक्टली रहेगा जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा होगा एडवांस में, जब आप उसको देखोगे एडवांस के पेपर में बैठ के उस क्वेश्चन को, तो आपको एग्जैक्टली रिमाइंड होगा कि कहाँ मेरे किन थ्योरी के नोट से ये चीज़ आ रही थी। है ना? समझ रहे हो ना? तो ऐसे नोट्स बनाओ अपने, जेईई एडवांस ओरिएंटेड नोट्स, इनका नाम रखो जेईई एडवांस ओरिएंटेड नोट्स। ये सेपरेट नोट्स होने चाहिए, जेईई एडवांस ओरिएंटेड नोट्स। राइट? ये बनाओ। अब भैया पढ़ाई का बताओ, नोट्स तो हम बना लेंगे, है ना? जो भी हमने एग्जिस्टिंग पढ़ा है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारी, जो भी प्रोग्रेस है उसके हिसाब से हम ये बना लेंगे। ठीक है? अब ध्यान रखना, जब मैंने बोला ना 20-30% टाइम में बेसिक नोट्स रिवाइज करना और ये सब करना, वो नोट्स अलग हैं, जी एडवांस ओरिएंटेड चीज़ें अलग हैं। ठीक है? ये इस 70-80% वाले पार्ट में आता है जो एडवांस ओरिएंटेड पार्ट है। ठीक है? आपकी तैयारी का अभी इन 2 महीनों में। अब यहाँ क्या करें, पढ़ें कहाँ से भैया और क्वेश्चंस कहाँ से करें, ये बताइए। देखो, पढ़ाई के नए नए सोर्सेज आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? कॉन्सेप्ट्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, जहाँ से भी आप कर रहे थे, जो भी आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल है वहीं से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई नेक्स्ट सोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूर आप कुछ कर सकते हो। ठीक है? कुछ कर सकते हो, एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है? इसका अगर मैं कोई द बेस्ट तरीका बताऊँ, ठीक है, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वो तरीका ये है, और जो टीम टीजेसी है वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो वो तरीका तो ये है कि 2 महीने हैं बचे हुए, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो, पीएसपी के अंदर एनरोल हो सकते हो। और हम चाहते हैं कि लास्ट के समय में लोग मिस आउट ना करें, तो इसलिए हमने इसको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे भी अवेलेबल करा दिया है। ठीक है? तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीएसपी के अंदर एनरोल हो सकते हो। जिनको नहीं पता पीएसपी क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। पीएसपी इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं?
एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जे एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए किस तरह का माइंडसेट बिल्ड करें, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, 250 घंटे की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, इस 250 घंटे की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इनको सॉल्व करने की एल्गोरिथम क्या है, मेथड क्या है, और वो मेथडोलॉजी क्या है, वो एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या है, जिससे कि हम किसी भी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ध्यान रखना, प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंतर होता है। प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अंतर होता है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप सेम चीज़ें प्रैक्टिस करे जा रहे हो, रिपीटेटिवनेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कोई नया क्वेश्चन आया, ठीक है, उसे कैसे आप सॉल्व कर पाते हो। कोई क्वेश्चन जिसके बारे में हो सकता है आपको पूरी तरह से नॉलेज ना हो, क्योंकि देखो ध्यान रखना, एग्जाम में जो चीज़ आपके काम आएगी वो ये आएगी कि एबिलिटी टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, एबिलिटी टू सॉल्व एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चंस। ये एक एबिलिटी है जो कि आपके काम आने वाली है जे एडवांस्ड के अंदर, क्योंकि एडवांस के अंदर क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, आपको अपने माइंड को उस तरह से बिल्ड करना होता है, राइट। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। ठीक है, सिर्फ टफ क्वेश्चंस करने से ही नहीं आएगा, या टफ क्वेश्चन करके उनके सॉल्यूशन देखने से और उनको उनसे सीखने से सिर्फ ये एबिलिटी नहीं आने वाली। ये एबिलिटी तब आती है जब कोई अपनी थॉट प्रोसेस को, कोई एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सपोज कर रहा होता है और आप उससे सीखते हो उन पर्टिकुलर सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते, है ना। और यहाँ पे ये है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 20-30 मिनट देंगे, और उस एक क्वेश्चन से हम 20 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या किसी भी तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सीख के जा रहे होंगे। और साथ में इससे हमारा सिलेबस रिवाइज भी हो रहा होगा काफ़ी हद तक। कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स को भी बीच में देखेंगे, और वो कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में आ जाते हैं, उनको भी देखेंगे, है ना। कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि जस्ट थ्योरी में ही होते, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो काम आते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को भी देखना है ना। तो ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे जो 250 घंटे हैं, 250 घंटे सुन के डर मत जाना, ठीक है। कुछ लोग अगर कुछ चीज़ों में अच्छे हैं तो हम सेलेक्टिव करके 200 घंटे देंगे, है ना। 200 घंटे और 250 घंटे में बेसिकली क्या है कि इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ 250 घंटे, तो उसके अंदर पेपर सॉल्विंग जो है वो इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडेड है। पेपर सॉल्विंग मतलब क्या कि पेपर सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, पेपर सॉल्व करने की जो ओवरऑल एल्गोरिथम है वो क्या होनी चाहिए, है ना। कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना कहीं पे भी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने वाली होती हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करती हैं जब आप एग्ज़ाम में होते हो, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। जब एग्ज़ाम को 2 महीने हों, ठीक है, तब आप प्रिपरेशन पे फ़ोकस कर सकते हो 75% और 25% फ़ोकस कर सकते हो परफॉर्मेंस पे, कि परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएँ। लेकिन जब लास्ट के आपके 15 दिन रह जाते हैं, 20 दिन रह जाते हैं, तब आपको सोल्ली फ़ोकस करना होता है कि कैसे परफॉर्मेंस पे 90% फ़ोकस अपना देना होता है कि कैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करें, है ना। यानी कि परफॉर्मेंस मतलब क्या कि वो जो आप वहाँ पे परफॉर्म करके आ रहे हो, आपका परफॉर्मेंस टू प्रिपरेशन रेशियो जो है वो 1 होना चाहिए या मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं वो तैयारी करके आते हैं 1000 रैंक की, लेकिन जब पेपर देते हैं तो आती है उनकी 10,000 रैंक। यस, ऐसा होता है, क्योंकि परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, समझ रहे हो। तो परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज़ होगी तब जब आपको पेपर सॉल्विंग आती होगी, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले का जो आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होगा, इनफ, है ना। तो पीएसपी में क्या है कि लास्ट के टाइम पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करते हैं। हम और भी और एक्स्ट्रा चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि हमने साल में पूरे टाइम नहीं करी थी, जो कि एग्ज़ाम से पहले डिस्कस करने वाली चीज़ें होती हैं। यस, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बेस्ट काम आती हैं तब जब वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले डिस्कस्ड हो, है ना। और वो बढ़िया तरह से काम करती हैं आपकी परफॉर्मेंस में, लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस में। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे कवर होने वाली हैं। तो पीएसपी के अंदर आने की ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। अभी का टाइम है और डिस्काउंट है तो और बढ़िया, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं जो कि 200 घंटे के क्वेश्चन सॉल्विंग इसको सुन के डर रहे हैं, डरो मत, ये चीज़ नेसेसरी है, ये करनी होती है, ये एनीवेज़ करनी है। पढ़ाई से मत डरो, ठीक है। अगर आपको रैंक लानी है तो पढ़ाई से मत डरो, ठीक है। इतने घंटे काम हो रहा है और ये घंटे ना बहुत, ये जो घंटे हैं ना ये बहुत कम है। जो कवर हो रहा है ना वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो कवर हो रहा है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है, ठीक है। और क्या अगर किसी का ये सवाल है क्या ये 2 महीने में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कायदे से 30 टू 35 डेज़ में या 40 डेज़ में हो सकता है ना। फ़ोकस तरह से करोगे, हो सकता है और जल्दी हो जाए। दिन में आपको 4 टू 6 आवर्स 4 टू 6 आवर्स इन्वेस्ट करने होंगे इसके अंदर, राइट। तो जो आपको 70 टू 80% काम करना था एडवांस ओरिएंटेड, उसके अंदर ये 40% 50% ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर आते हो, जो कि आना ही चाहिए, लास्ट के समय पे कौन ये सब चीज़ों को छोड़ता है ना।
और कई वीडियोज़ में ऐसा है कि जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना? उससे रिलेटेड जितनी भी एडवांस चीज़ें होती हैं, है ना? नए क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ बन के आ जाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के, ये सारी चीज़ें, है ना? कुछ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में कुछ एडवांस पॉइंट्स, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम का फ़ील अंदर तक का, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना, इस तरह की खास-खास चीज़ें, स्पेशल चीज़ें, और कुछ एडवांस कैलकुलस के क्वेश्चंस, है ना? जिसको मैं बोलता हूँ बैड कैलकुलस। बैड कैलकुलस के नाम से जाना जाता है इसको पीएचपी के अंदर, है ना? तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेशल स्पेशल चीज़ें हैं, जो कि एडवांस ओरिएंटेड हैं सिर्फ, है ना? वो भी कवर्ड हैं प्रोग्राम के अंदर, राइट? तो उसके अंदर आना बेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जिन चीज़ों के अंदर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पीएचपी में जिनको एनरोल होना होता है ना? लेकिन उनको पता नहीं चलता इसके बारे में, तो वो एनरोल हो नहीं पाते, उनका मिस हो जाता है। तो ये ना हो। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट? अब जो आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं और जो प्रैक्टिस करनी है, वो कहाँ से करोगे? पहली बात तो मैंने कहा था, प्रैक्टिस से ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करना, ध्यान रखना, ठीक है? बट प्रैक्टिस और थ्योरी भी सर्टेन लेवल तक तो करनी है, ठीक है? तो जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी करंट सोर्सेज चल रही हैं, उन्हीं के साथ कंटिन्यू करो। ज़्यादा एडवांस इधर-उधर मत जाओ। थोड़ा बहुत अगर लगता है तो एक बहुत छोटा-सा टॉपिक पकड़ो, छोटा-सा टॉपिक। जैसे कि क्या, सपोज़ आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में दिक्कत है, तो ये मत बोलो आयनिक इक्विलिब्रियम में दिक्कत है और उसकी पढ़ाई करने लग गए, कहीं से चैप्टर पढ़ने लग गए। ये बोलो कि जस्ट मुझे सॉल्वलेसिस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। जिन क्वेश्चंस में, जिन टॉपिक्स में एग्जैक्टली जहाँ दिक्कत आती है, वहाँ पकड़ो, और उसको आप देख सकते हो यूट्यूब पे डाल के, किसी वीडियोस कोई सी वीडियोस किसी चैनल की, है ना? दैट कैन बी यूज़फुल, ठीक है? ये हो सकता है, लेकिन पूरा चैप्टर मत बोलना लास्ट टाइम पे, ठीक है? अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए आप किसी रिवीजन मटेरियल को सॉल्व कर सकते हो, है ना? जैसे कि क्या, रेजोनेंस रैंक बूस्टर, जेईई एडवांस्ड का और जेईई मेन का, इसको मैं सही मानता हूँ। जिसकी जेईई मेन की तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, वो सीधे सीधे जेईई एडवांस की जो आरआरबी है, रेजोनेंस रैंक बूस्टर, वो कर सकता है, ठीक है? इसके मेरे ख्याल से पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं और आप इसको परचेज भी कर सकते हो, है ना? तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? दोनों चीज़ें लोग करते हैं, तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। मैं एनकरेज नहीं कर रहा कि आप फ्री पीडीएफ देखो, है ना? मैं ये एनकरेज नहीं कर रहा, मैं तो ये एनकरेज करता हूँ कि लो उनका पैकेज, है ना? बट अवेलेबल है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं अवेलेबल है। मैं नहीं बोल रहा मैं प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल नहीं कराता, ठीक है? कहीं से नहीं, किसी एंगल से नहीं, ठीक है? मेरे पास आओगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि उनका जो पैकेज होता है वो लो, ठीक है? तो रिवीजन पैकेज आप कर सकते हो। जीएमपी वर्सेस आरआरबी लोग बोलते हैं, ठीक है? जीएमपी मतलब अपना जीएमपी नहीं, पीजीसी वाला जीएमपी नहीं ग्रैंड मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं। जीएमपी जो रिवीजन पैकेज आता है फिटजी के द्वारा, उसकी बात हो रही है। तो जीएमपी वर्सेस आरआरबी में कौन जीतेगा? तो यहाँ पे आरआरबी जीतेगी। क्यों? क्योंकि जीएमपी के अंदर, यानी कि जो फिटजी का जीएमपी है, फिटजी का जीएमपी, अपना जीएमपी नहीं, फिटजी के जीएमपी में कई सारे एरर्स होते हैं, कई सारे इरेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। ऑल्दो जो सही सवाल हैं, जो मिसप्रिंटेड नहीं है, वो तो अच्छे हैं, है ना? जिनके सॉल्यूशन सही दे रखे हैं, वो तो अच्छे हैं, है ना? बट ये एरर्स और ये सब के चक्कर में स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट टाइम पे बहुत भटक सकते हैं, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो आरआरबी बेस्ट है, आरआरबी में मिनिमम एरर्स हैं और मैक्सिमम रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, है ना? मीडियम वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ही एसेंशियल होते हैं, वही ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो रेजोनेंस रैंक बूस्टर कर सकते हो, रिवीजन पैकेज कर सकते हो, ठीक है? और फार्मूला बुक्स और इन सबको यूज़ करो, लेकिन इनको यूज़ करो अपने नोट्स बनाने के लिए। ये नहीं कि फार्मूला बुक उठा के रटने लगे बार बार, ये नहीं करना, ठीक है? ऑलराइट, तो ये चीज़ हो गई, ये सोर्सेज आपको क्लियर हो गई, है ना? और जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, देखो जो आपके जो मॉक टेस्ट होंगे जो कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, अगर उनको सॉल्व करे हुए आपको 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, तो प्लीज़ उनको रिवाइज़ मत करो, क्योंकि आपको एक्ज़ैक्टली नहीं पता कि उनमें क्या था, ठीक है? तो आप एक्ज़ैक्टली विजुलाइज़ नहीं कर पाओगे कि क्या, कब करना बेटर डिसीजन रहता, है ना? क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बट प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाएगी उससे, है ना? जो 2-3 हफ्ते के विदिन दिए हैं, उनकी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? अगर दिए हों जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट तो। अदरवाइज़ मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको 3 दिन में 1 बार तो देना चाहिए। अभी जब जेईई मेन 4 हो जाएगा, तब आपको अल्टरनेट डेज़ पे देना चाहिए। जब जेईई एडवांस को जस्ट 15 दिन रह जाएँगे, तब आपको डेली देना चाहिए, और जब जेईई एडवांस आने वाला होगा, उसके लास्ट 2-3 दिन पहले आपको देना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? और पास्ट ईयर क्वेश्चंस कभी भी लास्ट दिनों के लिए बचा के मत रखना, इनको अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, उनके ट्रेंड ऑब्जर्व करो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी हाँ, जेईई एडवांस के अंदर भी ट्रेंड होता है, जेईई एडवांस के अंदर भी ट्रेंड होता है। ट्रेंड के लिए कंसिडर करना 2013 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स को, है ना? और अगर 2021 का क्वेश्चन पेपर मिल जाए
तो मुझे बता देना, ठीक है, मुझे दे देना, मुझे ज़रूरत है, ठीक है। वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, है ना। पास्ट ईयर पेपर हो गए, मॉक टेस्ट कितने देना चाहिए ये हो गया, थ्योरी कहाँ से करनी चाहिए हो गया, रिवीजन पैकेज कहाँ से करें, और जो बुक से हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उन्हें कैसे रिवाइज करें, इसको भी देखना भी ज़रूरी है। इसको देखना ऐसे ज़रूरी है कि जो आपके जेईई एडवांस के नोट्स होंगे ना, है ना, आप क्या करो, टॉपिक वाइज जाओ, उन नोट्स को देखो, उनके टॉपिक्स पढ़ो और देखो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं, उनको जाओ और उनको देखो, है ना। तो कैसे करना है आपको, जेईई एडवांस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सर्व करना है पूरे सिलेबस में, और वहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उन टॉपिक्स को बिलोंग करते हैं, जो कि आपने पहले से सॉल्व कर रखे हैं। अब इनकेस यहाँ पे ऐसा कुछ निकलता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने पहले सॉल्व नहीं कर रखे और वो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो टाइम मैनेजमेंट उसका ध्यान रखना, है ना, वो चीज़ें जो कि आपने करी हुई हैं उनको एक स्लैब में अलग बांट लो, एक सेक्शन अलग बना लो उनका, है ना। एक लिस्ट बनाओ, या फिर ऐसा कर सकते हो कि जो नोट्स बनाओगे अपने जेईई एडवांस्ड ओरिएंटेड नोट्स, है ना, उस पे मार्क कर सकते हो कि आपका जो एक टॉपिक है वो इन 3 स्टेजेस में से किसी एक को बिलॉन्ग कर सकता है क्या। एक तो ये कि आपने पहले कर रखा है, बस आपको एक बार इसको रिविजिट करना है, रिवाइज़ करना है, ऐसा करना है। तो ये तो हो गया स्टेटस ए, है ना। स्टेटस बी होता है, स्टेटस बी ये होता है कि आपने उस टॉपिक को नहीं किया, है ना, ये आपको करना है, ये और आपको टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा-सा करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल किया हुआ डन नहीं बोल सकते इसको आप, है ना। या ये भी नहीं बोल सकते कि एक बार रिविज़िट करने से हो जाएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा 1 घंटा देना पड़ेगा, है ना, 1 डेढ़ घंटा देना पड़ेगा, इस तरह का टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। तो ये हो गया आपका बी, स्टेटस बी, है ना। स्टेटस सी मतलब ये कि आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा इसको बैठकर अच्छे से, 5-6 घंटे लगाने पड़ेंगे इस पे, समझ रहे हो ना? बिल्कुल ही नहीं किया है आपने, ठीक है? तो इसे इन 3 स्टेटस में बाँट लो, हर टॉपिक के ऊपर लिख दो, मार्क कर दो ए, बी, सी। फिर क्या करो, एक अलग से लिस्ट बनाओ, उस पे लिखो कि ए वाले कौन से हैं, बी वाले कौन से हैं, ए की अलग लिस्ट, बी की अलग लिस्ट, सी की अलग लिस्ट। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो पाएगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली जा रहे हो, है ना? और जब प्रॉपरली जा रहे हो ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि शुरुआत सी से मत करना, क्योंकि क्या होगा, ऐसे में मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाएगा आपका। उन चीज़ों से शुरुआत करो जो कि आपको आती हैं ऑलरेडी। ए से शुरुआत करो, ए को रिवाइज़ करो पहले, ए से शुरुआत करो, ए से नोट्स बनाओ। फिर जब आप सर्टेन लेवल तक नोट्स बना लोगे ना, फिर क्या होगा, नोट्स बनाने में भी आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे, आपको नोट्स बनाना आने लगेगा, है ना? और एक मोमेंटम बन जाएगा, है ना? फिर बी वाले करो, फिर सी वाले करो, है ना? और इनके ऐसा होता है कि सी वालों को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो चिंता मत करना, है ना। जेईई एडवांस में अगर आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीटेड है, इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू से ठान के बैठ जाओ कि नहीं मैं 80% डी करूँगा बस, ऐसे मत करना, है ना। अगर टाइम रह जाए, है ना, तो कृपया करके ये एम बनाना कि सब कुछ हो जाए, है ना। लेकिन अगर आपके टॉपिक रह जाएँ और टाइम निकल जाए, तो फिर अलग बात है, तो फिर चिंता मत करना ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपके स्टेटस सी वाले रह गए, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट तो ए और बी वाले थे, राइट। तो ये बात है। तो इस तरह से क्या होगा, आप अपने क्वेश्चंस भी रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आप प्रॉपर प्लान्ड वे में कर रहे हो, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आप इनको कंप्लीट कर पाओगे टाइम पर, ठीक है। इस तरह से करोगे तो बढ़िया। तो अपन ने क्या देख लिया इस वीडियो में, हमने देख लिया कि बेसिक्स को कितना टाइम देना है, एडवांस को कितना टाइम देना है, एडवांस ओरिएंटेड नोट्स बनाने हैं एडवांस के सिलेबस के हिसाब से, मॉक टेस्ट कब देने चाहिए, कितने देने चाहिए, कब और कितने, है ना, और प्रीवियस ईयर कैसे करने चाहिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सॉल्विंग पे फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरी के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना, थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज जा सकते हैं इधर उधर, है ना। और प्रैक्टिस के लिए आरआरबी है, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। बट जो चीज़ें आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, उनको आप क्या करो, स्टेटस ए में डाल दो, है ना। और उन क्या करो, उनको नोट्स में डाल दो उनकी चीज़ें, ठीक है। या उस सिलेबस के हिसाब से, स्टेटस ए के सिलेबस के हिसाब से उन प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करो, है ना। उनको 3 क्लास में तोड़ो, है ना। स्टेटस ए, बी और सी। सी मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको करने में टाइम लगेगा। बी मतलब जस्ट थोड़ा सा ही मेहनत करनी है और कर लोगे, है ना। इस तरह से फिर आपको फोकस करना है ए पे, बी पे, देन सी पे। और सी अगर नहीं हो पाता, या सी का अगर एक छोटा सा पोर्शन नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पार्ट अगर सी का नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना, पूरी वीडियो के अंदर। तो बहुत कुछ था सीखने को। अगेन मैं कहता हूँ कि
लर्निंग्स अगर नोट नहीं करोगे यहाँ पे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी सीखने को। ये जो वीडियो है ना अपने आप में बहुत कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया है ना। इन केस और कोई सवाल है कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। बट वीडियो के अंदर इनफ चीज़ें कवर्ड है, राइट। इन्हें आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है। और ध्यान रखना, एग्जीक्यूट सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही हो पाते हैं। तो जल्दी से क्या करो, बुलेट पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बनाओ इन पूरी लर्निंग्स के, और जस्ट नीचे लिख दो, राइट, कमेंट्स में बुलेट पॉइंट्स लिख दो। बुलेट पॉइंट्स हो सकता है इस बार 10 नहीं, 15 नहीं, 20 बुलेट पॉइंट्स हो सकता है निकल के आ जाए, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड वीडियो थी ये, ठीक है। और पीएसपी को ज्वाइन कर लो, अभी टाइम है, ठीक है, अभी बेस्ट टाइम है। ऑलराइट, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। मे बी पीएसपी का लिंक हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हो, मे बी व्हाट्सएप नंबर का लिंक हो, राइट। उस लिंक पे जाओ और पीएसपी के लिए पूछो, पीएसपी के लिए बात करो, राइट। और आपके लिए पीएसपी रेलेवेंट है कि नहीं ये आपको जानने को मिल जाएगा, है ना। और आप पीएसपी के लिए रेलेवेंट हो कि नहीं ये भी आपको जानने को मिल जाएगा। आप पूछ सकते हो, है ना। जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, है ना, वो टीम टीजेसी के मेंबर्स होंगे, है ना। दे विल नॉट बी सेल्स पीपल। तो आप चाहो तो अपने जेई के जो क्वेरीज हैं वो भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे पीएसपी लेना चाहिए कि नहीं, या फिर आ, क्या मेरे पास इनफ प्रीरिक्विसाइट्स हैं पीएसपी में आने के लिए, या फिर मुझे अभी क्या बेस्ट चीज़ करनी चाहिए, या कोई अगर सवाल है ऐसा जो कि इस वीडियो में आंसर नहीं हुआ वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो साथ में। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।